क्या आपने कभी सोचा है कि एक अरबपति का बेटा जिसे ऐशो आराम की जिंदगी मिली थी, वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया? आज हम उस शख्स की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। वो एक बेहद अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन टाइकून थे। उनकी कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी। ओसामा की मां अलितासिया सीरिया की रहने वाली थीं। ओसामा अपने पिता की 54वीं संतान थी, क्योंकि उसके पिता ने कई शादियां की थीं, जिस कारण उनका परिवार बहुत बड़ा था। बचपन में ओसामा बिल्कुल शांत, गंभीर और शर्मीला जैसा था। ओसामा की प्राथमिक शिक्षा जेद्दाह के अल थगर मॉडल स्कूल से हुई। उसके बाद उसने अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ओसामा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर कट्टर इस्लामिक विचारधारा ने जन्म ले लिया था। उसने मिस्र के इस्लामी विद्वानों, खासकर सैयद कुतुब और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम की किताबें पढ़नी शुरू की। इन किताबों में साफ साफ लिखा था कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम को बचाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हर किताब इंसान के ज्ञान को बढ़ावा दे। कई बार कुछ किताबें इंसान को गलत राह में जाने को मजबूर कर देती हैं, जिसका शिकार ओसामा हुआ। यहाँ हमें गौतम बुद्ध द्वारा कही गई बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक कोई बात तुम्हारे अपने मस्तिष्क में तर्क और अनुभव से खरी ना उतरे, तब तक उस बात को न मानो। अब धीरे धीरे ओसामा की सोच बदलने लगी। जहां बाकी लोग नौकरी या बिजनेस की ओर बढ़ रहे थे, वहीं ओसामा ने धार्मिक चरमपंथ और जिहाद की राह को चुन लिया था। 1989 को सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सोवियत संघ की सेना अफगान सरजमीन पर कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन अफगान लोग जो सदियों से अपनी धरती के लिए लड़ते आए थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बंदूकें उठाईं और शुरू हुआ एक ऐतिहासिक युद्ध, जिसे सोवियत अफगान युद्ध कहा गया। इस जंग में अमेरिका ने अफगान लड़ाकों यानी मुजाहिदीन को समर्थन देना शुरू किया। मुजाहिदीन एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब है वो लोग जो इस्लामिक सोच या धरती की रक्षा के लिए जिहाद के नाम पर युद्ध करते हैं। यहीं से ओसामा बिन लादेन ने जिहाद की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। उस वक्त लादेन मात्र 22 साल का था। एक अरबपति का बेटा जो आराम की जिंदगी जी सकता था, उसने सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान की सहायता करने निकल पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामी देश था। ओसामा पैसों के साथ साथ कट्टर इस्लामिक सोच को भी अपने साथ लाया। उसका एक मिशन था, इस्लामिक दुनिया को पश्चिमी प्रभाव से बचाना। अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों में लादेन ने अपने जैसे हजारों युवाओं को इकट्ठा किया। वो उन्हें कहता था, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ईमान की भी है। उसने पेशावर में कई ट्रेनिंग कैंप शुरू किए। वो मुजाहिदीन को फंड प्रदान करता, हथियार दिलवाता और उन्हें प्रेरित करता और कहता, जन्नत सिर्फ कुर्बानी से मिलती है। यहां से उसकी पर्सनैलिटी एक लीडर की तरह बननी शुरू हुई। यहां पर एक बड़ी विडंबना थी। अमेरिका, जिसने आगे चलकर लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बताया, उसी अमेरिका ने उस समय लादेन और उसके जैसे लड़कों को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया था, क्योंकि अमेरिका उस समय सोवियत संघ की हार चाहता था। ऑपरेशन साइक्लोन नाम की एक सीक्रेट योजना के तहत अमेरिका ने अरबों डॉलर का फंड मुजाहिदीन को दिया। इस युद्ध ने ओसामा की सोच को बदल दिया। लादेन अब दुनिया भर में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के सपने देखने लगा था। 1988 में जब सोवियत सेना पीछे हटने लगी, तो ओसामा ने एक नई योजना बनाई। एक ऐसा संगठन जो सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी शासन को स्थापित कर सके। और यही जन्म हुआ अल कायदा का। अल कायदा का मतलब होता है
द बेस। यह एक आतंकवादी संगठन था, लेकिन ओसामा लिए ये एक मिशन था, इस्लाम को शुद्ध करना और अमेरिका जैसे दुश्मन देशों को खत्म करना। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में लड़ाई के अनुभव से सीखा था कि धार्मिक जुनून के साथ अगर पैसे और नेटवर्क जुड़ जाए तो कोई भी सरकार, कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, हिल सकती है। लादेन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, यमन और यहां तक कि यूरोप में भी अपने नेटवर्क फैलाए। उसका मिशन था ऐसे युवाओं को ढूंढना जो भावनात्मक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से भरे हुए हों। उसका हर भाषण एक आग बन चुका था, जहां वो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, को इस्लाम का दुश्मन बताता था। जब 1990 के दशक में अमेरिका ने इराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध शुरू किया और सऊदी अरब में अपने सैनिक तैनात किए, तो लादेन भड़क गया। उसने कहा, पवित्र भूमि पर गैर मुस्लिम फौजें, ये हराम है। उसने खुलकर सऊदी सरकार और अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सऊदी सरकार ने उसकी नागरिकता रद्द कर दी। अब लादेन ने सूडान में पनाह ली, जहां उसे सरकार का संरक्षण भी मिला। अब लादेन खुलकर अमेरिका को निशाना बनाने लगा। 7 अगस्त 1998 को अफ्रीका के 2 देशों केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई। दोनों हमलों में करीब 224 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह हमला इतना कोऑर्डिनेटेड और ताकतवर था कि पूरे विश्व को पहली बार एहसास हुआ, अल कायदा एक छोटा संगठन नहीं, एक वैश्विक खतरा है। 12 अक्टूबर सन 2000 को यमन के तट पर अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस कोल खड़ा था। तभी एक छोटी सी बोट विस्फोटकों से भरी हुई जहाज से टकराई। हमले में 17 अमेरिकी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल। यह हमला फिर से अल कायदा द्वारा किया गया था। अब ये साफ हो गया था, लादेन अब सिर्फ बातें नहीं करता, वो सीधे खून बहाने में यकीन रखता था। 11 सितंबर 2001 एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क शहर रोज की तरह जाग रहा था। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ, और सड़कों पर हलचल थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में पूरी दुनिया की शक्ल बदलने वाली है। ओसामा बिन लादेन ने कई सालों तक इस हमले की तैयारी की थी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन प्लेन्स। उसने अमेरिका के भीतर अपने स्लीपर सेल्स बनाए, पायलट्स को ट्रेनिंग दिलाई और 19 आतंकवादियों को 4 विमानों में सवार कराया। इन आतंकवादियों ने अमेरिका में स्टूडेंट वीजा के जरिए एंट्री ली। उन्होंने पायलट ट्रेनिंग स्कूलों में दाखिला लिया और अमेरिका की ही धरती पर उन्हीं के प्लेनों को उनके खिलाफ मोड़ने की तैयारी की। पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था। सुबह करीब 9 बजे ये विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। तेज धमाका, धुआं और अफरा तफरी। टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें आने लगी। लोग अभी तक यही मान रहे थे कि ये कोई हादसा है, लेकिन 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 दूसरे टावर, साउथ टावर से टकराया। अब किसी को शक नहीं था, यह हादसा नहीं, हमला था, और बहुत सोच समझ कर किया गया हमला। इन दोनों टावर्स में करीब 17,000 लोग मौजूद थे। अंदर धुआं भर चुका था, आग भड़क रही थी, लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। तीसरा विमान अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मंत्रालय से टकराया। यह हमला करीब 9:30 बजे हुआ, वॉशिंगटन डीसी। मार। चौथा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 99 का लक्ष्य था व्हाइट हाउस या अमेरिकी संसद, लेकिन यात्रियों ने आतंकवादियों से लड़ाई की और विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा। इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए। पूरे विश्व के टीवी चैनल्स पर बस एक ही दृश्य चल रहा था, गिरते हुए टावर्स, भागते हुए लोग, धुएं का गुब्बार और एक चेहरा जो दुनिया ढूंढ रही थी, ओसामा बिन लादेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा, लादेन ने जो किया वो सिर्फ इमारतें गिराना नहीं था, उसने एक देश की आत्मा पर वार किया। उसने हजारों परिवारों को तोड़ दिया और यह साबित कर दिया कि एक विचारधारा, एक चेहरा
पूरी दुनिया को बदल सकता है। 11 सितंबर 2001 के हमले के ठीक बाद अमेरिका ने साफ शब्दों में ऐलान किया, अब यह सिर्फ एक हमला नहीं है, ये युद्ध है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट्स। अब अमेरिका की पूरी ताकत, उसकी सेना, उसकी खुफिया एजेंसियां और उसके सहयोगी देश सिर्फ एक मिशन पर लग चुके थे, ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जो ओसामा को पनाह दे रही थी, वो अब अमेरिका की सीधी दुश्मन बन चुकी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों काबुल, कंधार, जलालाबाद पर मिसाइलें, ड्रोन और बमबारी शुरू कर दी। सिर्फ 2 महीनों में तालिबान की सत्ता गिर गई, लेकिन ओसामा बिन लादेन अब भी नहीं मिला। अमेरिका को जानकारी मिली कि ओसामा टोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा है, एक दुर्गम जगह जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास है। दिसंबर 2001 में अमेरिका ने वहां बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की, गुफाओं की तलाशी ली गई, हवाई हमले किए गए, लेकिन ओसामा वहां से बच निकला। अमेरिका ने लादेन पर $25 मिलियन का इनाम रखा। कई सालों तक तलाश के बाद CIA को एक सुराग मिला, एक कोरियर जो बिन लादेन तक चुपचाप सामान पहुंचाता था। इस कोरियर को ट्रैक करते हुए CIA पाकिस्तान के एबटाबाद पहुंची। यहां एक हाई सिक्योरिटी वाला मकान था, न खिड़कियां, न इंटरनेट, न फोन लाइन, एकदम रहस्यमय। उस मकान में कोई बाहर नहीं आता था, कूड़ा भी जलाया जाता था, बाहर नहीं फेंका जाता। यह सब सामान्य नहीं था। अमेरिका को पूरा यकीन होने लगा, यहीं छुपा है ओसामा बिन लादेन। 10 सालों की तलाश, हजारों करोड़ रुपए खर्च, और अब वो सिर्फ एक कॉम्पाउंड की चारदीवारी के पीछे था। लेकिन अब सवाल था, उसे कैसे मारा जाए। अब वक्त था एक ऐसा मिशन लॉन्च करने का जो इतिहास में दर्ज हो जाए। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 1 मई 2011 रात को 11 बजे CIA और US नेवी सीएल्स टीम 6, एक स्पेशल ऑपरेशन टीम जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों के लिए चुना जाता है, रात के अंधेरे में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में दाखिल होती है, जिसका उद्देश्य था ओसामा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। जिस कंपाउंड में लादेन था वो एक किले जैसा घर था। हेलीकॉप्टर दीवार के ऊपर मंडराने लगे। एक हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी के चलते नीचे गिर जाता है, लेकिन मिशन नहीं रुकता। सील्स टीम अंदर घुसती है। घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरा होता है जो अंदर से बंद था। सील्स टीम ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक ओसामा अंदर अलर्ट हो चुका था। उसने बंदूक उठाई, लेकिन देर हो चुकी थी। सीएल्स टीम ने सीधे से और सीने पर गोलियां मारी और विश्व का सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन वही ढेर हो गया। सीएल्स टीम लादेन का शव अपने साथ लेकर निकलती है। लादेन के शव को USS कार्ल विंसन नामक अमेरिकी युद्धपोत पर लाया गया। इस्लामिक रीति से शव को नहलाकर उसे अरब सागर में दफना दिया गया, ताकि उसकी कब्र को कोई स्मारक न बना सके और ना ही उसे कोई हीरो बना सके। जब अमेरिका ने आधिकारिक रूप से लादेन की मौत की घोषणा की, तो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अन्य जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए। जश्न मनाया गया, झंडे लहराए गए और USA USA के नारे लगे। लेकिन कुछ लोग चौंक भी गए, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर एक सबसे बड़ा आतंकी छुपा हुआ था और उसकी सरकार को भनक तक नहीं थी, या शायद उसे छुपाया गया था। इस तरह के कई सवाल आज भी जिंदा हैं। एक आदमी जिसने नफरत बोई, उसका अंत एक बंद कमरे में हुआ। लेकिन सवाल अब यह है, क्या ओसामा की मौत से आतंकवाद खत्म हो गया? कमेंट में जवाब जरूर दें।